अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं प्रोस्थेसिस ट्रेनिंग वाला टॉपिक कवर करवा रही थी, ठीक है। इसके पहले मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं, मतलब 2 वीडियोस हैं। पहले आपने वो वीडियोस देखनी है, उसके बाद ये वाली देखनी है, वरना आपको समझ नहीं आएगी चीज़ों की, ठीक है। एक सीक्वेंस के साथ लेके चला करें, मतलब मैं इसीलिए मेंशन कर देती होती हूँ पार्ट 1 पार्ट 2, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। कोशिश तो मेरी यही होती है कि पार्ट्स ना बने एक वीडियो में, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो में मैं कवर कर दूं, लेकिन कुछ वीडियोस फिर ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, इसलिए फिर मुझे पार्ट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम प्रोस्थेसिस ट्रेनिंग में बात करेंगे कि गेट ट्रेनिंग हमने किस तरह करानी है पेशेंट को। सबसे पहले वो कह रहा है कि जो वॉकिंग है ना, इज़ अ नेचुरल प्रोग्रेशन फ्रॉम डायनेमिक बैलेंस एक्सरसाइजेज एज फिजियोथेरेपिस्ट टेक सक्सेसिव स्टेप्स, ठीक है। वो कह रहा है कि वॉकिंग जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता पर्सन खुद करने लग जाता है जब हम उसे डायनेमिक बैलेंस एक्सरसाइजेज करवाते हैं, ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि हमने वही एक सीक्वेंस से लेके चलना है। अगर हम पहले उसे डायनेमिक बैलेंस एक्सरसाइजेज करवाएंगे तो वो फिर नेचुरली वॉकिंग की तरफ आ जाएगा, वॉकिंग करने लग जाएगा प्रोसेसिस के साथ, ठीक है। वॉकिंग जो है ना, वो एक कम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसके अंदर हमें कोऑर्डिनेशन रिक्वायर होती है डिफरेंट चीज़ों की, जैसे स्ट्रेंथ होनी चाहिए अच्छी मसल्स की, ठीक है। बैलेंस अच्छा होना चाहिए और प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो अच्छी होनी चाहिए पेशेंट की। ये तीनों चीज़ें अच्छी होंगी तो फिर वो वॉकिंग अच्छे से कर सकेगा, ठीक है। अब डायनेमिक बैलेंस एक्सरसाइजेज के बाद ही क्यों वॉकिंग अच्छे से पेशेंट कर सकता है, वो इसलिए कि डायनेमिक बैलेंस एक्सरसाइजेज क्या करती हैं, बैलेंस को इम्प्रूव करती हैं, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्शन को इम्प्रूव करती हैं और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करती हैं और मसल की स्ट्रेंथ अच्छी करती हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया, ठीक है। तो ये सारी फंक्शंस हैं डायनामिक बैलेंस एक्सरसाइजेज के, बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और जो कि हमें यही सारी चीज़ें रिक्वायर होती हैं वॉकिंग अच्छी करने के लिए, ठीक है। इसीलिए डायनामिक बैलेंस एक्सरसाइजेज के बाद पेशेंट अच्छी तरीके से वॉकिंग कर सकता है, एक अच्छी वॉक कर सकता है विद प्रोस्थेसिस। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में कि डायनामिक बैलेंस एक्सरसाइजेज के अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। इसमें लंजीज आ जाते हैं, ठीक है। सिंगल लेग स्टैंड एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, स्टेप अप्स आ जाते हैं, ठीक है। ये तीनों बैलेंस एक्सरसाइजेज हैं जो कि इम्प्रूव करती हैं हमारे कोर मसल्स की स्ट्रेंथ को, हिप और लेग मसल्स की स्ट्रेंथ को, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया, प्रोप्रियोसेप्शन को इम्प्रूव करेंगी, कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करेंगी और स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करेंगी, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि पेशेंट केन भी यूज़ कर सकता है और पेयर ऑफ 4 आर्म क्रचेस भी यूज़ कर सकता है ड्यूरिंग वॉकिंग, ठीक है। हमें पता है कि दोनों असिस्टिव डिवाइसेस हैं असिस्टेंस के लिए। जब वो स्टार्टिंग में वॉक करने लगे और उसे लगे कि उसका बैलेंस थोड़ा भी ठीक नहीं है, तो वो इन दोनों में से कोई भी असिस्टिव डिवाइस यूज़ कर सकता है ताकि वो गिरे ना, ठीक है। अच्छा, ये जो 4 आर्म क्रचेस है ना, इसे लोव्स लोव स्ट्रैंड क्रचेस भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने कहा आपको उनका सेकंड नेम भी बता दूं, लोव लोव स्ट्रैंड क्रचेस, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि केन हम कहाँ यूज़ करेंगे और 4 आर्म क्रचेस के पेयर हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर तो हमें ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे 4 आर्म क्रचेस के पेयर। अगर हमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए, पेशेंट खुद चल रहा है, बस हल्की फुल्की सपोर्ट चाहिए, तो फिर हम केन क्रचेस यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं फंक्शनल ट्रेनिंग किस तरह करानी है हमने पेशेंट को। Prosthesis wearer who is learning to walk also should gain experience in performing a wide variety of functional mobility skills. अब वो कह रहा है कि जब जो बंदा प्रोस्थेसिस पहनना सीख रहा है, प्रोस्थेसिस के साथ चलना सीख रहा है, ठीक है, तो उसे ये चाहिए कि वो उस प्रोस्थेसिस के साथ चलने के साथ साथ दूसरी जो स्किल्स हैं उसने करनी है, जैसे कि उसने बैठना है, किस तरह उठना है, या अगर फॉर एग्जांपल उसने कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है या कुछ भी इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करनी है, तो उसमें उसने किस तरह वो प्रोसेसेस के साथ सब कुछ करना है, तो वो भी उसे सीखना चाहिए साथ साथ, ठीक है। अच्छा, जैसे कि स्टेयर क्लाइंबिंग, सीढ़ियाँ चढ़नी है तो कैसे चढ़नी है, निगोशिएटिंग रैम्प्स पे चलना है तो कैसे चलना है। रैम्प्स क्या होते हैं, रैम्प्स जैसे आपको पता है, आपने सुना होगा, रैम्प्स एक इंक्लाइंड सरफेस होती है, ठीक है।
तो इंक्लाइंड सरफेस पे चलना ज़ाहिर सी बात है इन लोगों के लिए मुश्किल होगा, तो ये असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ करके चल सकते हैं, ठीक है। ये सब इन्हें सिखाना चाहिए कि किस तरह रैंप्स वगैरह पे चलना है, ठीक है। फ्लोर से चीज़ें किस तरह उठानी है, नीलिंग किस तरह करनी है, जैसे नमाज़ पढ़ने में नीलिंग होती है, ठीक है। और फ्लोर पे अगर बैठना है तो किस तरह बैठना है और किस तरह उठना है, दौड़ना है तो किस तरह दौड़ना है, रनिंग किस तरह करनी है, ड्राइविंग किस तरह करनी है, ठीक है। अगर कोई स्पोर्ट्स वगैरह करनी है तो वो किस तरह करनी है, क्रिकेट खेलनी है, फुटबॉल खेलनी है, तो ये सारी चीज़ें किस तरह करनी है, ये भी साथ सिखानी है वॉकिंग के साथ साथ, ठीक है। ये सब फंक्शनल ट्रेनिंग का पार्ट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसफ़र किस तरह करना है, मतलब अगर व्हील चेयर पे है तो व्हील चेयर से टॉयलेट किस तरह जाना है, और व्हील चेयर वगैरह से कार में किस तरह जाना है, बेड पे किस तरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी उसे सिखानी है पेशेंट को, ठीक है। राइजिंग फ्रॉम डिफरेंट चेयर्स होती हैं, मतलब कुछ ऐसी चेयर्स होती हैं जिन पे आर्म रेस्ट होते हैं, आर्म रेस्ट मीन बाजू रखने की जगह साइड्स पे, ठीक है। और कुछ में नहीं होता, तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं चेयर्स की, तो हर चेयर से उसको ट्रांसफ़र करना सिखाना है, ठीक है। टॉयलेट किस तरह जाना है, कार में किस तरह बैठना है, सब कुछ उसे सिखाना है, ठीक है। प्राइमरी स्किल्स इवन फॉर पीपल हु आर एल्डरली और डिबिलिटेटेड, वो कह रहा है कि डिफरेंट चेयर से उठना, टॉयलेट में जाना, कार में बैठना, ये सारी तो प्राइमरी स्किल्स हैं, ये उन बंदों को भी सिखाई जाती हैं जो एल्डरली हों, ठीक है, ज़्यादा एज की हों या डिबिलिटेटेड हो। डिबिलिटेटेड का मतलब ये होता है कि उनके मसल की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, किसी भी इंजरी की वजह से, किसी भी इलनेस की वजह से या कोई भी कंडीशन की वजह से उनकी मसल की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, ठीक है, वीक है उनके मसल्स, तो उनको भी ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। फिर एक ऐसा बंदा जिसकी लेग कट हो गई है, ठीक है, कि आर्म कट हो गई है, अब उसने एक आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ ज़िंदगी गुजारनी है उसको, तो फिर ये सब चीज़ें सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है फॉर बोथ स्टैंडिंग एंड सीटिंग द बिगनर शुड हैव द एडवांटेज ऑफ चेयर विद आर्म रेस्ट दैट इनेबल्स यूज़ ऑफ हैंड्स टू कंट्रोल एंड असिस्ट ट्रंक मूवमेंट। वो कह रहा है कि चाहे बैठना हो चाहे खड़े होना हो, ठीक है, दोनों के लिए ही आर्म रेस्ट वाली चेयर होनी चाहिए। स्पेशली वो बंदा जो भी बिगनर है, जो नया नया उसको प्रोस्थेसिस लगा है, ठीक है, वो नया नया उसके साथ ज़िंदगी गुजारना सीख रहा है, उसके लिए तो लाजमी आर्म रेस्ट वाली चेयर होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपने हैंड्स का यूज़ कर सके उठने में, ठीक है, और उसकी जो ट्रंक की मूवमेंट है वो भी असिस्ट हो सके, ठीक है। हैंड्स को ज़ाहिर सी बात है वो एक्सपोर्ट मिल जाएगी आर्म रेस्ट पे, ठीक है, तो ट्रंक की मूवमेंट कंट्रोल भी होगी और उसमें असिस्टेंस भी मिल जाएगी उसे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि अगर सीढ़ियाँ चढ़नी है तो कैसे चढ़नी है, किन बातों का ख्याल रखना है, रैंप्स वगैरह जैसे मैंने आपको बताया उन पे चढ़ना है जो कि इंक्लाइंड सरफेसेस होती हैं, तो किन बातों का ख्याल रखना है, और अगर कर्ब्स वगैरह पे चढ़ना है तो किन बातों का ख्याल रखना है। कर्ब्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि मतलब फॉर एग्जांपल दो रोड्स हैं, दो रोड्स के दरमियान में एक बड़ी सी इस तरह की जगह होती है जो दोनों रोड्स को सेपरेट करी होती है, ठीक है। और स्पेशली ये कभी कभी उन जगहों पे भी होती है, मतलब जैसे फुटपाथ बना होता है साइड पे चलने के लिए, पेवमेंट होती है रोड की साइड पे, ठीक है, उसके साइड पे भी ये होता है जो कि सेपरेट करा होता है, तो ये कर्व होता है, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। दोबारा बता देती हूँ, जैसे रोड चल रहा है उसके दरमियान में एक सेपरेशन के लिए इतना सा यूं करके बना हुआ होता है, ठीक है, उसे हम कर्व बोलते हैं। अच्छा अब वो कह रहा है साइम्स एंड ट्रांसटिबियल एम्पुटेशन वगैरह, कि अगर किसी की साइम एम्पुटेशन हुई है, मतलब एंकल पे एम्पुटेशन है, या ट्रांसटिबियल एम्पुटेशन है, बिलो नी एम्पुटेशन है, तो पेशेंट को क्या चाहिए कि वो असेंड एंड डिसेंड स्टेयर्स, कि जब वो सीढ़ियाँ चढ़े और जब सीढ़ियाँ उतरे तो वो क्या करे, वो इक्वल लेंथ के स्टेप्स ले, ठीक है। मतलब ये नहीं कि जो इंटैक्ट लिम्ब है उसे ज़्यादा लेंथ के स्टेप्स ले और दूसरे वाले से कम ले, नहीं, दोनों से इक्वल लेंथ के स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। और स्टेप ओवर स्टेप प्रोग्रेशन करनी है। स्टेप ओवर स्टेप प्रोग्रेशन क्या होती है, अच्छा, स्टेप ओवर स्टेप प्रोग्रेशन ये होती है जैसे हम नॉर्मली चलते हैं, एक पाँव आगे रखते हैं, फिर उसके बाद दूसरा पाँव आगे रखते हैं, ठीक है, फिर पहला पाँव आगे रखते हैं, फिर दूसरा, मतलब इस तरह जो हम चलते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, उसे हम स्टेप ओवर स्टेप प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो इक्वल लेंथ के स्टेप्स होने चाहिए और स्टेप ओवर स्टेप प्रोग्रेशन होनी चाहिए, उतरते हुए भी और चढ़ते हुए भी, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है अगर किसी पेशेंट की यूनिलेटरल ट्रांसफेमोरल एम्पोटेशन है, मतलब ट्रांसफेमोरल एम्पोटेशन है, पूरी लेग ही रिमूव हो गई है, अबव नी एम्पोटेशन है, ठीक है, और यूनिलेटरल है, एक साइड की है, तो उसने कैसे चलना है, उसने सबसे पहले क्या करना है, जब उसने असेंड करना है ना, असेंड का मतलब होता है जब उसने ऊपर चढ़ना है, ठीक है, जब उसने स्टेयर्स के ऊपर चढ़ना है तब उसने क्या करना है, उसने जो साउंड फुट है, जो बिल्कुल ठीक फुट है, जो एम्पुटेट नहीं हुआ, उसको पहले रखना है, ठीक है, और फिर प्रोस्थेसिस वाले को रखना है, ठीक है।
लेकिन जब उसने क्या करना है, सीढ़ियाँ उतरनी है नीचे, तब उसने क्या करना है, तब उसने पहले जो प्रोस्थीसिस वाला फुट है वो पहले रखना है। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, अगर किसी की एक टांग की एम्पुटेशन हुई है, ट्रांसफीमोरल एम्पुटेशन, पूरी लेग रिमूव हो गई है, तो अगर उसने सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी है तो उसने पहले साउंड फुट रखना है और फिर प्रोस्थीसिस वाला रखना है। ठीक है, ऐसी एक स्टेप पे उसने पहले साउंड फुट रखा, फिर प्रोस्थीसिस वाला रखा, फिर नीचे वाले पे भी ऐसे साउंड फुट पहले रखा, फिर प्रोस्थीसिस वाला रखा। ठीक है, लेकिन जब उसने सीढ़ियाँ नीचे उतरना है तब उसने पहले प्रोस्थीसिस वाला फुट रखना है और फिर रखना है साउंड फुट। ठीक है, एंड सो ऑन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कर्ब्स। कर्ब्स पे किस तरह चलना है प्रोस्थीसिस वाले पेशेंट ने। इसमें क्या होता है, अब जाहिर सी बात है, कर्ब्स पे कोई हैंड रेल नहीं होते कि जिनको वो पकड़ के चल सके पेशेंट। ठीक है, तो इसमें उसको थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। तो सबसे पहले पेशेंट ने देखना है कि कर्ब की हाइट क्या है। ठीक है, कितना वो बड़ा है। उसके बाद जैसे स्टेयर्स पे चढ़ते हुए उसने करना है ना, वैसे ही उसने कर्ब पे चढ़ते हुए करना है कि जब उसने कर्ब के ऊपर चढ़ना है तब उसने पहले साउंड फुट रखना है। ठीक है, पहले फिर प्रोस्थीसिस वाला रखना है। लेकिन जब उसने कर्ब से नीचे उतरना है तो पहले प्रोस्थीसिस वाला फुट रखना है और फिर बाद में साउंड फुट रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रैम्प्स। रैम्प्स पे किस तरह चढ़ना है। रैम्प्स पे वो चलना कह रहा है थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। ठीक है, क्योंकि वो इंक्लाइन सरफेस होती है। ठीक है, उसमें डिफ़िकल्ट क्यों है, डिफ़िकल्ट इसलिए है कि रैम्प्स के ऊपर जो प्रोस्थेटिक फुट है ना, उसकी सफिशेंट एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सकर्शन नहीं होती। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सकर्शन अब क्या होती है। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सकर्शन ये होती है कि फुट की जो रेंज ऑफ मोशन है, फुट और एंकल दोनों की। ठीक है, फुट और एंकल दोनों की रेंज ऑफ मोशन और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो दो डायरेक्शंस में होती है। एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिसे डोर्सीफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी बैकवर्ड डायरेक्शन में जिसे प्लांटर फ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सकर्शन क्या होती है, ये रेंज ऑफ मोशन और फ्लेक्सिबिलिटी होती है फुट की, कि फुट इजीली फुट और एंकल दोनों इजीली मूव कर सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मतलब डोर्सी फ्लेक्शन में भी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मतलब प्लांटर फ्लेक्शन में भी। ठीक है, जबकि रैम्प पे क्या होता है, रैम्प पे फिर ये दोनों मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो पाती प्रोस्थेटिक फुट पे। ठीक है, इसलिए मसला आ रहा होता है। तो जब फुट और एंकल सही तरीके से मूव ही नहीं करेंगे तो फिर स्टेबिलिटी वगैरह का इश्यूज आ जाता है। ठीक है, इसीलिए रैम्प पे चलना ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद वो कह रहा है कि पेशेंट को ये भी सिखाना है कि अगर कोई ऑब्स्टेकल्स वगैरह आ जाए तो उनके ऊपर से किस तरह उसने चलना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी वॉकिंग सरफेस है वो उस पर चल रहा है, कोई भी ऑब्स्टेकल रास्ते में आ जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर उसको किस तरह ओवरकम करके चलना है। ठीक है, किस तरह उनको पार करना है ऑब्स्टेकल्स को, ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं प्रोस्थीसिस ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, ये था हमारा प्रोस्थीसिस ट्रेनिंग वाला लेक्चर जो कि आज यहाँ पे ख़त्म हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से हर चीज़ की समझ आ गई होगी। मैंने हर पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करके नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।